गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ के पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम थर्ड यूनिट के अंतिम चैप्टर आपातकालीन प्रोविज़न या आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस का अध्ययन करेंगे। ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इनका हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, ये क्यों लगाए गए हैं और कितने प्रकार के इमरजेंसी प्रोविज़न किए गए हैं। जैसा कि आपको 352, 356 और 360 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल से संबंधित अनुच्छेदों का उल्लेख है। ये चूँकि भारत का संविधान सामान्य परिस्थितियों में एक संघात्मक रूप लिए हुए होता है, लेकिन जब इमरजेंसी या आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय संविधान एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ 3 चीज़ कोट करने की हैं: संघात्मक स्वरूप, एकात्मक स्वरूप और आपातकालीन परिस्थितियाँ। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया से पढ़ाया था, तो उसमें बताने की कोशिश करी है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में मुख्य रूप से 2 प्रकार की सरकारें होती हैं और संविधान के द्वारा उन सरकारों को शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। अब मान लें कि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की जो बेसिक विशेषता है, 2 प्रकार की सरकारों का अस्तित्व, तो वो हमें नज़र आता है: सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंटर गवर्नमेंट के पास में कौन सा विषय रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास में कौन सा विषय रहेगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान का होना बहुत ज़रूरी है, अर्थात लिखित संविधान का होना बहुत अनिवार्य है। तो संविधान के द्वारा शक्तियों का केंद्र और राज्यों में जो विभाजन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, ऐसी शासन व्यवस्था को हम संघात्मक कहते हैं। अर्थात यहाँ ये कहना उचित होगा कि सेंटर गवर्नमेंट केंद्रीय विषय के महत्व के जो विषय होते हैं उन पे अपना शासन कार्य करती है और राज्य सरकारें राज्य स्तर के महत्व के जो विषय होते हैं उन पे अपना शासन कार्य और कानून बनाने का कार्य करती है। लेकिन जब आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं, अर्थात 352, 356 और 360 अनुच्छेदों के अंतर्गत जब राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो यह भारत का संघीय ढांचा एकात्मक की ओर चला जाता है, अर्थात संघात्मक शासन का स्वरूप एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उस वक्त सेंटर गवर्नमेंट के ही सारे नियम कानून कायदे स्टेट पे भी लागू हो जाते। तो हम इस आपातकाल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान में या भारत के अंदर आपातकाल लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा। इस प्रकार के उपबंधों को संविधान में जोड़ने की एक प्रमुख वजह यह है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना और उसे सुरक्षित रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आपात जो उपबंध हैं एवं प्रशासनिक वितरण से संबंधित प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। आपातकाल जो उपबंध हैं, प्रावधान हैं, उनका भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता भी है। इसके अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय शासन व्यवस्था बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के संघीय स्वरूप से एकात्मक स्वरूप की ओर ढल जाती है या बदल जाती है। अब हम बात करेंगे कि भारत के संविधान में
कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से आपातकालीन प्रावधानों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला, इसके 3 भाग हैं, इसको आप अच्छी तरह याद कर लें। आपातकालीन प्रावधान जो होंगे, इमरजेंसी प्रोविज़न जो हैं, वो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकालीन का वर्णन भारत के संविधान में किया गया है, भाग 18 में। तो सबसे पहले जो आता है 352, उसे हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं। 352 का जो नाम होगा वो राष्ट्रीय आपात या अनुच्छेद 352 के तहत लगने वाला आपातकालीन प्रावधान। 356 जो है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए या कोई भी राज्य संविधान के अनुसार उस राज्य को चला पाने में या शासन व्यवस्था करने में असमर्थ हो, ऐसा राज्यपाल लिखकर राष्ट्रपति को दे दे, तो राष्ट्रपति वहाँ आपातकाल लागू कर सकते हैं। तो इस आपातकाल को संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन भी हम इसको कहते हैं, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। और अंतिम जो आपातकाल है उसको हम कहते हैं मॉनेटरी इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। वित्तीय आपातकाल जो कि आज तक भारतीय शासन व्यवस्था में नज़र नहीं आया या वित्तीय आपातकाल को भारत में आज तक लागू नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं आपातकाल का जो वर्गीकरण है, उसमें पहला जो वर्गीकरण है उसका नाम है राष्ट्रीय आपात, जो अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। तो हम सबसे पहले इसको देखने की कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद 352 जो है वो किस प्रकार से कैसे लगता है, आज तक कितनी बार ये लग चुका है, इसका क्या प्रभाव होता है और ये संसद में किस प्रकार से पास किया जाता है और इसको पास करने की प्रक्रिया क्या है। अनुच्छेद 352 में निहित उसमें ये लिखा हुआ है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या उसके किसी हिस्से में सुरक्षा अगर खतरे में हो, ऐसा अंदेशा अगर राष्ट्रपति को हो जाए तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो यहाँ नोट करने की बात यह है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति के अंदर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अब इसमें मुख्य रूप से 3 बातें हैं। मुख्य रूप से 3 बातें जो आपके सामने हैं वो हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के अंदर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मूल संविधान के अंदर सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, अर्थात जब मूल संविधान था तो उसमें सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था या इसका उल्लेख था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह नाम शब्द रखा गया। आंतरिक अशांति शब्द को हटा के इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में जब पहली बार जनता सरकार आई और श्री मोरारजी देसाई की सरकार ने ये जो संशोधन किया और इसमें आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकता, अर्थात राष्ट्रपति 352 के तहत कब राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, जब तक संघ का मंत्रिमंडल या केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल लिखित रूप में ऐसा प्रस्ताव उसके पास नहीं भेज देता। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा लिखित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति 352 का प्रयोग कर सकता है। ये प्रावधान
44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। इससे पहले बगैर मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर भी राष्ट्रपति 352 का प्रयोग कर सकता था, लेकिन आज की तारीख में राष्ट्रपति को अगर 352 का प्रयोग करना है, अर्थात इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 को यूज करना है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रावधान के आधार पर ही वो 352 का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है। जो इमरजेंसी प्रोविजन लागू हो जाएंगे उस घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर उसे संसद के द्वारा अनुमोदित करना होगा। ये 1 महीना आप जरूर याद रखें। 1 महीने के अंदर अंदर अनुमोदन नहीं मिलने की स्थिति में वो जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा का जो संकल्प था वो रद्द माना जाएगा, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर वो घोषणा या अनुमोदन या प्रस्ताव 6 महीने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। अर्थात संसद के द्वारा ऐसी उद्घोषणा हो गई, राष्ट्रपति जी ने अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। इस घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित संसद के कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से पास करना होगा। एक बार अगर पास हो गया दोनों सदनों के द्वारा तो ये 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। 6 महीने के लिए वो इमरजेंसी प्रोविज़न लागू रहेंगे, लेकिन ये 1 महीने के अंदर अंदर ही पास होना चाहिए। 1 महीने से ज़्यादा अगर समय हो गया और संसद पास नहीं कर पाई तो वो प्रवर्तन में नहीं रहेगा। अगर एक बार वो पास हो गया विदिन 1 मंथ तो अगले 6 महीने तक वो लागू रहता है। फिर आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, सेम प्रक्रिया दोहराई जाएगी। अब इसका प्रभाव जो होगा वो किस प्रकार से केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव होगा, कार्यपालिका पर प्रभाव होगा, विधानमंडल पर प्रभाव होगा, वित्त पर प्रभाव होगा, लोकसभा राज्यसभा के कार्यकाल पर प्रभाव होगा। अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों का प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 में 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों निलंबन संबंधित है, जबकि 59 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से है। लेकिन फिर भी इसमें अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार इसमें शामिल नहीं होते। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जब ये इमरजेंसी प्रोविजन लागू होते हैं तो मूल अधिकार भी स्थगित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर इसमें अनुच्छेद 358 और 359 के तहत मूल अधिकारों का स्थगन का बात की गई है। लेकिन इसमें भी इमरजेंसी प्रोविजन में भी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकार स्थगित हो सकते हैं। 20 और 21 जीवन जीने का अधिकार जो है वो इसके अंदर स्थगित नहीं होता है। राष्ट्रपति ऐसी जो उद्घोषणा होगी उसको कभी भी वापस ले सकते हैं। संसद द्वारा अनुमोदन न किए जाने पर ये अपने आप समाप्त हो जाता है। मतलब ये जो 352 को समाप्त कब किया जाएगा, अर्थात एक बार 6 महीने लागू हो गया, सरकार चाहे तो अगले 6 महीने भी इसको बढ़ा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी ऐसी घोषणा को वापस ले सकते हैं। संसद द्वारा अगर उसको विदिन 1 मंथ अनुमोदन नहीं मिलता है तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है। और लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके घोषणा को वापस भी ले सकती है। इस घोषणा को या 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको वापस लेने का क्या तरीका है, इसके 3 तरीके हो सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो इस घोषणा को वापस ले सकते हैं। अगर 1 महीने के अंदर संसद द्वारा इसका अनुमोदन नहीं मिले तो यह स्वतः समाप्त हो जाता है। और लोकसभा चाहे तो साधारण बहुमत से वापस लेने के प्रस्ताव पास करके इस घोषणा को वापस ले सकती है। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी के समय में इस प्रोविज़न का क्या इम्पोर्टेंस रहा और क्या इसका उल्लेख रहा।
इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 38वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से अनुच्छेद 352 में एक नवीन खंड जोड़कर प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति का समाधान किसी भी न्यायिक पुनरावलोकन से परे होगा। अगर इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, उस राष्ट्रीय आपात को न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायपालिका उसका पुनः अवलोकन या उस पर समीक्षा नहीं कर सकती, ऐसा कहा गया 38वें संविधान संशोधन 1975 में। उसमें एक खंड जोड़ा गया। लेकिन जनता सरकार जब आई, मोरारजी देसाई जी की सरकार जब आई तो 1977 में इनकी सरकार आई, पहली बार गैर कांग्रेस सरकार, और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये खंड हटा दिया गया। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है उसको न्यायपालिका के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन या उसकी समीक्षा की जा सकती है, ऐसा लिख दिया गया उसको उठा करके। अर्थात राष्ट्रपति के समाधान का पुनः विलोकन किया जा सकता है। अर्थात 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ये कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उसका न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई सरकार द्वारा ये प्रतिबंध पुनः हटा दिया गया और ये कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्घोषणा की समाप्ति के लिए एक नवीन प्रावधान जोड़ा गया। पहले 3 प्रावधान थे। राष्ट्रपति चाहे तो वापस ले सकता है, अगर संसद का इसको अनुमोदन नहीं मिले तो वापस हो जाएगी, और लोकसभा चाहे तो साधारण बहुमत से इसको वापस ले सकती है। लेकिन 44 संविधान संशोधन द्वारा उद्घोषणा को वापस लेने का एक नवीन प्रावधान जोड़ा गया। वो प्रावधान यह है, यदि लोकसभा मूल उद्घोषणा या उसकी अवधि बढ़ाने वाली उद्घोषणा के विरोध में संकल्प पारित कर दे तो राष्ट्रपति उसे वापस लेना होगा। लोकसभा में ऐसा संकल्प प्रस्ताव करने के लिए कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10, गणपूर्ति भी 1/10 ही होती है, 1/10 सदस्यों को हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में लोकसभा अध्यक्ष को, यदि सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति को ऐसी लिखित में अनुशंसा करनी होगी। सूचना प्राप्ति के 14 दिन के भीतर लोकसभा का विशेष बैठक बुलाया जाना आवश्यक है, जिसमें संकल्प पर विचार किया जाएगा। संकल्प पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, अर्थात साधारण बहुमत से भी इसे पारित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 352 का भारत के संविधान में या भारतीय शासन व्यवस्था में आज तक कितनी बार प्रयोग हो चुका है। तो अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपात का भारत के संविधान में या भारतीय शासन व्यवस्था में आज तक केवल 3 बार प्रयोग हुआ है। अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र में हमला करने के कारण, अर्थात बाह्य आक्रमण और युद्ध की स्थिति के कारण 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया। दिसंबर 1971 पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध होने के कारण, जैसा कि कल हमने विजय दिवस मनाया, और वो विजय दिवस जो था 16 दिसंबर 1971 को हमने पाकिस्तान को हरा करके पूरी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। उसी के उपलक्ष्य में आज 50 साल हो गए इनको। पाकिस्तान द्वारा जो आक्रमण किया गया भारत के विरुद्ध 1971 में, 1962 में चीन द्वारा, 1971 में पाकिस्तान द्वारा और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी 352 का प्रयोग किया गया। आंतरिक अशांति के आधार पर आज की तारीख में यह प्रोविजन लागू नहीं हो सकता। इस आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए भयंकर स्थिति में, तो ऐसी स्थिति के अंदर अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों, आज हमने अनुच्छेद 352 का किस प्रकार से लागू होता है, किस प्रकार से इसका प्रभाव होता है, इसको समाप्त करने की क्या प्रक्रिया है, और आज तक भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितनी बार हो चुका है, इसका उल्लेख किया गया है। मैं आपको 1 मिनट के अंदर समराइज करने की कोशिश करूँगा। इमरजेंसी प्रोविज़न जो हैं वो भाग 18 के अंदर 3 प्रकार के इमरजेंसी प्रोविज़न की बात की गई है। राष्ट्रीय आपात,
राष्ट्रपति शासन, 352, 356 और 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल की घोषणा क्यों करी गई है? देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना और सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया है। क्योंकि भारतीय संविधान संघात्मक रूप लिए हुए है, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन लागू होने के बाद में यह संघात्मक से एकात्मक की ओर आ जाता है। 352 का प्रयोग भारत के संविधान में आज तक 3 बार किया जा चुका है। 1962 चीन के युद्ध के समय, 1971 पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के समय, जब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तब आंतरिक अशांति के आधार पर इन्होंने 352 का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा करवाया गया। इसी वजह से आगे चलकर 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। कल हम इसका जो अगला बिंदु आएगा 356 और 60 को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।